कहानी शुरू होते ही आरती करते हुए दिखाई जाती है, जिसके बाद सीन बदलती है और एक मीटिंग रूम दिखाई जाती है, जहां एक सीनियर ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि जब जब पाप की सीमा बढ़ेगी तब तक भगवान अवतरित होंगे। ऐसा पढ़ा था पर आज देख भी लिया। तभी यह ऑफिसर आगे कहता है कि बचने के लिए कानून बनाया गया है, पर भगवान के बनाए हुए धर्म के आगे ये सारे कानून बहुत छोटे हैं। तब सीनियर फीमेल ऑफिसर कहती है कि देश कानूनों से चलता है, ना कि विचारों से। भगवान के नाम का इस्तेमाल करके हजारों को मारने से कानून चुप नहीं रहेगा, वह क्रिमिनल कहलाएगा। अगले सीन में हम बर्फीले जगह पर एक इंसान को देखते हैं जो मंदिर के दर्शन करने आए होते हैं, और यही इस फिल्म के हीरो अखंडा होते हैं। इसके बाद एक गुफा के अंदर साधुओं का यज्ञ चल रहा होता है, जिसके बाद गुफा के अंदर अखंडा भी आते हैं। जिसके बाद एक साधु को अखंडा प्रणाम करते हुए बात करता है। साधु कहते हैं कि बच्चे के रूप में भगवान के मंदिर में अखंडा साधु को मिले थे। आगे हमें पता चलता है कि अखंडा 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए हुए थे और साथ ही अघोर सिद्धि की भी प्राप्ति थी। जिसके बाद ये साधु अखंडा से कहते हैं कि जितनी परेशानी इन सिद्धियों को प्राप्त करने में हुई है, इससे भी बड़ी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ और आगे इसके लिए अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद अखंडा बहुत ताकतवर बन जाएगा। जिसके बाद साधु से आशीर्वाद लेकर अखंडा अपनी सिद्धि प्राप्त करने में लग जाता है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और हमें तिब्बत बॉर्डर दिखाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक गांव में मेला हो रही होती है और वहाँ बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। तभी उस मेले में एक गाड़ी आती है और उसमें से पुलिस जनरल निकलता है और अपने जूनियर्स को गन शूट करने का ऑर्डर देता है और उस मेले में पहुंचे हुए सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। उसी मेले में एक बुद्धिस्ट साधु भी होते हैं, जिनके पास वो पुलिस जनरल जाकर कहता है कि तुम्हारे बुद्धा के प्रवचन से ज़्यादा उसके बुलेट में दम है, और बोलता है कि इंडिया का नाम जहाँ भी आएगा वहाँ वो मौत बनकर आएगा। जिसके बाद आगे हम बॉर्डर प्लेस देखते हैं, जहाँ बहुत से तिब्बत आर्मी खड़ी होती है और वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड करती है, जिसमें से वही पुलिस जनरल उतरता है, जहाँ उसका बेटा भी इंडियन सोल्जर से लड़ते लड़ते शहीद हो चुका था और वह अपने बेटे की शव के पास जाता है। जिसके बाद वह कहता है कि पिछले 100 सालों से उसका परिवार इस सरहद की सुरक्षा करता आ रहा है और उस देश में इसके वारिस का नामो निशान मिटा दिया गया है, और वह कहता है कि वह अपने बेटे के मरने का बदला लेगा। फिर पुलिस जनरल अपने दूरबीन से इंडिया का झंडा देखकर कहता है कि उसका झंडा हंस रहा है, हमें उसे रुलाना होगा। जिस पर एक तिब्बत सोल्जर पुलिस जनरल को सुझाव देते हुए कहता है कि अगर इंडिया को रुलाना है तो उसके दुश्मनों से हाथ मिलाना होगा और इसके लिए एक्स जनरल चैंग से मिलना होगा। जिसके बाद पुलिस जनरल चैंग से मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर देखता है कि चैंग बुद्धा साधुओं के साथ बैठकर साधनाएं कर रहा होता है, जिसे देखकर वह दंग रह जाता है। तब पुलिस जनरल चैंग से कहता है कि जिस देश ने उसके बेटे की जान ली उसी देश की ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तब चैंग कहता है कि अगर भारत देश को मिटाना है तो भारत की मूल जड़ पर प्रहार करना चाहिए। वह चीज़ है भारत के लोगों का भगवान पर विश्वास करना, और यही विश्वास तोड़ना होगा। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि त्रिवेदी नाम का एक ऑफिसर फीमेल ऑफिसर से मिलकर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ बताने आया होता है। त्रिवेदी फीमेल ऑफिसर से कहता है कि प्रोग्राम में से शांतिपुर का नाम हटा दें, क्योंकि इस गांव में लोग गांजे की खेती करते हैं और स्टूडेंट्स उनके कब्जे में हैं, और इस गांव को कर्नाटका का चौधप्पा गॉड फंडिंग देता है और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट मुंबई माफिया करता है, और इन्हीं लोगों ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बंदी बनाकर भी रख लिया है। जिसके बाद फीमेल ऑफिसर कॉल करती हुई दिखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शांतिपुर गांव में उन बंदी बने ऑफिसर्स को बचाने के लिए बाला मुरली कृष्णा, जो एक एमएलए होता है, वो जाता है और सबको गुंडों की कैद से छुड़ा कर ले आता है। तभी आगे हमें पता चलता है कि बाला मुरली की एक
17 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम जननी होता है और ये डीआरडीओ में साइंटिस्ट होती है जहां वो बायोशील्ड बना रही होती है जिससे बर्फीले इलाकों में सोल्जर्स को मदद मिल सके। ये सब देखकर डिफेंस मिनिस्टर जननी से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे कर ली। तब वह जवाब देती हुई कहती है कि उसे रामायण ग्रंथ पढ़कर इसे बनाने की प्रेरणा मिली थी। जिसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि ठाकुर नाम का एक नेता पीएम से मिलने जाता है जहां पीएम ठाकुर से नाराज होता है क्योंकि ठाकुर की वजह से ही मणिपुर में पहले दंगे हो चुके थे। पर इस बात से ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस पीएम की कुर्सी चाहिए थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बाला मुरली अपनी बेटी की बर्थडे की तैयारी कर रहा होता है। उसके लिए अलग अलग तरह की भोजन बनवा रहा होता है। तभी वहाँ उसकी बेटी बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ घर आती है जहाँ वो अपनी मैडम जिनका नाम अर्चना होता है वह भी आती हैं। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि अर्चना बाला मुरली से मिलती है और अपने बारे में बताती है कि उसके पिता आर्मी में थे और माँ बचपन में ही चल बसी थी और उसके पिता कारगिल वॉर में शहीद हो चुके थे, इसलिए इसे भी आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा अपने पिता से मिली थी। जिसके बाद जननी और उसके सारे फ्रेंड्स छुट्टियां मनाकर घर से चली जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि चैंग और जनरल ठाकुर से मिलने आता है जहां चैंग जनरल को ठाकुर से मिलवाते हुए कहता है कि ठाकुर भारत की ताकत और कमजोरी सब जानता है और कहता है कि इसके पिता के ज़माने से ही चैंग और उसके देश को फुल सपोर्ट मिला है। जिसके बाद जनरल ठाकुर से कहता है कि कब और कहां वॉर करने से भारत देश रोएगा। तब ठाकुर जवाब देते हुए कहता है कि 140 सालों में एक बार होने वाला त्यौहार महाकुंभ मेला जो 40 दिनों तक पूरे देश में मनाया जाता है, इसी मेले में प्रहार किया जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ठाकुर का आदमी मेले में जाकर नदी में एक कलश फेंकता है जो वायरस से संक्रमित रहता है जिससे वो महामारी फैला सके, जिसका नाम बैंड वायरस होता है जो इंसानों के शरीर में घुसने के 6 घंटे बाद ही असर दिखाना शुरू कर देता है। जिसके बाद आगे के सीन में देखते हैं कि देखते ही देखते हॉस्पिटल में मरीज भर जाते हैं। तब वायरस की न्यूज़ पीएम तक पहुंच जाती है जिसके बाद पीएम मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि ठाकुर भी उन संक्रमित लोगों को देखने आता है जहां मीडिया वाले उसके पास जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए ठाकुर भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगता है कि भगवान होते भी हैं या नहीं। जिसके बाद धीरे धीरे सारी जनता ठाकुर के बहकावे में आ जाती है और मानने लगती है कि भगवान नहीं होते हैं। इधर देखते हैं कि पीएम की मीटिंग बाकी नेताओं के साथ हो रही होती है जहां जल्द से जल्द वैक्सीनेशन बनाने की ऑर्डर्स दी जाती है। जिसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि डीआरडीओ की साइंटिस्ट अर्चना अपनी टीम को हौसला देते हुए कहती है कि वायरस को उस पर ट्राई किया जाए ताकि वो वैक्सीन जल्दी बन सके। जिसके बाद ये सब वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस लैब में वैक्सीन बनाई जा रही थी उस लैब पर हमला हो जाती है। तब जननी उस वैक्सीन को बचाते हुए वहां से भागती है, पर ठाकुर के भेजे हुए गुंडे वैक्सीन को खत्म करने की कोशिश करते हैं जिसमें वैक्सीन को बचाते हुए अर्चना की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो गुंडे जननी से वैक्सीन छीन लेते हैं। तभी वहाँ अखंडा आ जाता है और उन गुंडों को बहुत मारता है। जिसके बाद जननी को वैक्सीन वापस से मिल जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर ठाकुर पहुँचता है और अपने आदमियों को मरा देखता है। तभी वहाँ नेत्रा नाम का एक तांत्रिक भी आता है और ठाकुर से अपने और उसके पिता के पास्ट के बारे में बताता है और हम देखते हैं कि सीन पास्ट में जाती है जहाँ ठाकुर के पिता नेत्रा के पास मदद मांगने जाता है कि काले जादू से उसे पीएम की कुर्सी मिल जाए, जिसके लिए नेत्रा मान जाता है
और 8 ब्राह्मण बच्चों की बलि मांगता है। तभी यह करते समय जब नेत्रा बच्चों की बलि दे रहा होता है तब वहाँ अखंडा आ जाता है और सभी को मार देता है, पर इन सब में नेत्रा बच जाता है, जिसके बाद सिद्धियां पाकर और भी ताकतवर बन जाता है। तब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि अखंडा लोगों के बीच में आता है और भगवान के अस्तित्व पर भरोसा दिलवाता है, जिसके बाद वहां पर ठाकुर और नेत्रा आ जाता है। फिर नेत्रा और अखंडा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नेत्रा अपने पिशाचों की शक्ति के साथ भी अखंडा को नहीं हरा पाता और अखंडा उसे मार देता है। इसके बाद ठाकुर जनरल और चैंग के पास जाकर बताता है कि वैक्सीन नहीं ला पाया और अखंडा की शक्ति देखकर ठाकुर सबको यहाँ से भाग जाने की सलाह देता है, लेकिन जनरल और चैंग अखंडा को मारने का निश्चय करते हैं। तभी वहाँ पे अखंडा आ जाता है और जनरल के सारे सोल्जर्स को मार देता है, जिसके बाद जनरल अपने देश के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अखंडा को मारने की कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं होता है, जिसके बाद अखंडा जनरल और चैंग को भी मार देता है। आगे हम देखते हैं कि वैक्सीन हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। फिर धीरे धीरे सभी मरीज ठीक होने लगते हैं और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।